जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में संविधान के तहत यूनिट 1 को कवर कर लिया था और आज से हम यूनिट 2 को प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखें। इसके बाद हमने दूसरी इकाई जो है भारतीय निर्वाचन आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और यह पूरी इकाई से संबंधित टू द पॉइंट 3 नंबर के कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न अगर 3 नंबर में आ जाए तो कैसे लिख सकते हैं ना। दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी उत्तर हम लिखते हैं वो एक सटीक उत्तर हो या ना हो ये डिसाइड करता है जो भी चेक करता है कॉपी मुख्य परीक्षा की। उनके पास एक मॉडल आंसर होता है ना। तो जो मॉडल आंसर होता है उन्हीं के आधार पे वो कॉपी चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी जो उत्तर है वो मॉडल हो, पर हाँ एक सटीक पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि ये सटीक पॉइंट हो सकते हैं जो एक मॉडल उत्तर के जो हिसाब से है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और उनके अनुरूप ही रहेंगे, है ना। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं हम। पहले प्रश्न की 3 नंबर में आएगा तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रकृति, जैसे कि कोई भी आयोग है या संविधान से संबंधित कोई भी आयोग या कोई भी समिति हो, है ना, तो इनकी हम या फिर कोई भी प्राधिकरण हो तो इनको हम इस प्रकार लिखें कि पहले प्रकृति बताएं या स्वरूप, है ना। प्रकृति के स्थान पे आप स्वरूप वर्ड भी यूज कर सकते हो। प्रकृति क्या है? संवैधानिक। अब भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है संविधान में। और दूसरा क्या है? अर्ध न्यायिक। मतलब ये कुछ अर्ध न्यायिक फैसले भी लेता है ना। तो अर्ध जैसे न्यायिक जो फैसले लेता है, मुख्य कार्य जो है वो न्यायपालिका का है, लेकिन ये कुछ मामलों में न्यायिक निर्णय ले सकता है, जैसे कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी पे चुनाव पर रोक लगाना, है ना। तो ये इसका काम है। अब एक तरह से यहाँ पे ये न्याय दे रहा है, तो ये क्या हो गया? अर्ध न्यायिक, है ना। और दूसरी बात क्या है? संवैधानिक, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, है ना। तो हमने ब्रैकेट में बता दिया अनुच्छेद 324 से 329 तक, है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है और अच्छा कांक्रीट पॉइंट हो गया है, समझ रहे हो आप। कि हमने इसको प्रकृति भी बता दी और इसका स्वरूप संवैधानिक, अर्धन्यायिक और आर्टिकल का वर्णन भी कर दिया। क्लियर। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? इसके कार्य। किसी भी आयोग का कुछ भी पूछे तो आप इन पॉइंट्स को या इन हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर या आदर्श उत्तर कहलाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब दूसरा कार्य क्या है? तो इसका संसद और विधानमंडल चुनाव का आयोजन करवाना। वैसे तो इसके बहुत सारे कार्य हैं ना, कम से कम 15 20 30 जितने भी कार्य हैं लिखे जा सकते हैं ना, बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन अपने पास तो शब्द सीमा का पालन करना है ना, शब्द सीमा में लिखना है। तो कम शब्द सीमा में हमने डायरेक्ट लिखा संसद विधानमंडल के चुनाव का आयोजन। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है? विशेष। विशेष 25 जनवरी 1950 में स्थापित, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और संरचना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 चुनाव आयुक्त। तो क्लियर। आप ऐसे लिख सकते हो, ये विशेष वाला पॉइंट आप नीचे भी लिख सकते हो, संरचना का तीसरा पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां। अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी विद्यमान है? तो राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। अब जो वर्तमान में अपनी संसद है ना, तो एक आंकड़ा आया था अभी बीच में, एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें बताया था कि 43% जो सांसद है वो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। किसी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, किसी के ऊपर रेप का केस चल रहा है ना। मतलब ऐसा ऐसा उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि 43% जो सांसद है वो एक जो है अपराध की पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना। तो एक तो राजनीति में बढ़ता हुआ अपराधीकरण। वहीं अगर इससे पहले वाली लोकसभा में देखा जाए तो 33% सांसद अपराधीकरण से आ रहे थे और अभी वर्तमान में 43% है ना। आप इसको 4.3 में समझिएगा, ये 43% है, ठीक है। फिर चुनाव में बाहुबल का प्रयोग। अब जिसके पास ताकत होती है सत्ता की, उसी उसी को वोट मिलते हैं ना। या और जो पार्टियां होती है बड़ी बड़ी वो भी उन्हीं लोगों को टिकट देती है जिनके पास ज़्यादा पैसा हो या ज़्यादा ताकत हो, है ना। और तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे कि किसी भी वर्ग को बोल देते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, है ना। किसी वर्ग विशेष को या किसी जाति विशेष को या किसी धर्म विशेष को, लेकिन वैसा किया नहीं जाता है या करते नहीं, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति। फिर चौथा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। अब कुछ भी खबर आती है उसको फेक न्यूज़ बनाकर कुछ भी अपने सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो ये इसके सामने ये निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां हैं। क्लियर। तो इस प्रकार अपन चुनौतियां लिख सकते हैं। चुनौतियों में भी कम से कम 5 से 7 पॉइंट या 10 पॉइंट मिनिमम आ ही सकते हैं, है ना। और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है 5 या 11 नंबर में। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है चुनाव सुधार हेतु समितियां। ये प्रश्न 2019 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है ना। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 समितियों के नाम लिख सकते हैं। अगर आपको गठन का वर्ष याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सीधा सा 3 समितियां भी लिखोगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, है ना। तो पहला क्या हो गया, तारकुंडे समिति 1974, दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति और तीसरा इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगर आप ये तीनों समितियों के नाम टू द पॉइंट भी लिखते तो आपको पूरे नंबर मिलते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने गठन वर्ष याद हो तो ठीक है, नहीं अन्यथा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुनाव सुधार हेतु सुझाव। अब जो भी चुनाव होता है उसके लिए अपन क्या क्या सुझाव दे सकते हैं सुधार हेतु, है ना। और ये किसी भी प्रश्न का अगर चुनाव से संबंधित अगर 11 मार्क्स में कोई प्रश्न पूछा गया है या फिर 5 मार्क्स में कोई प्रश्न है, सुझाव से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, तो वहाँ पे ये उत्तर बन सकता है। इसी वजह से हमने 3 नंबर में इसे लिखा है। तो चुनाव सुधार हेतु कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, जैसे कि आज अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होगी कि यार ये होना चाहिए चुनाव में, वो होना चाहिए, बस वही लिखना है आपको, है ना। तो पेड एवं फेक न्यूज़ पर रोक। अब सोशल मीडिया क्या दिखाता है, ये न्यूज़ क्या दिखाती है, जैसे आज तक को देख लो या एबीपी न्यूज़ को देख लो, इनको देखेंगे तो वो किसी एक विशेष पार्टी को ही दिखाती है ना। कोई भी पार्टी हो सकती है, उन्हें विशेष दिखाती है। पेड एवं फेक मतलब पेड न्यूज़ उसी को बोलते हैं कि उनको पैसे देकर विशेष एक ही एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिससे कि जो भी जनता है उनके ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे वो चुनाव जीतने के उनके संभावित जो संभावना है वो और बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा आचार संहिता का सख्ती से पालन। तो ये जो पेड और फेक न्यूज़ है, इन पर अपन रोक लगाकर एक सुझाव ये हो सकता है कि इन पर रोक लगानी चाहिए चुनाव आयोग को। दूसरा सुझाव क्या हो सकता है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन, अर्थात जो भी आचार संहिता है उसका सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। अभी एक संकल्पना निकल के आई थी बीच में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये 3 सुझाव बता दिए हमने मेन मेन, है ना। और भी सुझाव हो सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग में कमियां। अब कमियों से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है ना। तो चुनाव आयोग में कमियां कौन कौन सी है। पहला, आयुक्तों हेतु स्पष्ट अर्हताएं नहीं, है ना। अब समझिए, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है अपने भारत का, और जो भी अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उनकी क्या क्या अर्हताएं होगी या क्या क्या योग्यताएं होगी, है ना। तो इसका संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो एक तो ये कमी हो गई अपने आयोग में, है ना। दूसरी बात, नियुक्ति के दौरान विशेष समिति नहीं, अर्थात अगर कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो किसी समिति की सिफारिश पे नहीं होती, वो सीधा मंत्रिमंडल जो भी होता है केंद्र का, वो विचार करके और राष्ट्रपति को बोल देते हैं कि आप इनकी नियुक्ति कर दीजिए, तो इस प्रकार नियुक्ति होती है। तो एक कोई समिति स्पष्ट नहीं है ना, और प्रभावशाली नहीं है समिति। फिर सेवानिवृत्ति के बाद जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्णन नहीं। अभी वर्तमान में हाल ही में एक मामला देखा गया था, जो अपने पूर्व चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, उनको गोवा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। हालांकि उन्होंने शपथ राज्यपाल बनने से और राज्यपाल का पद लेने से मना कर दिया है, लेकिन ये जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्णन नहीं। अब ये संविधान में वर्णन ही नहीं है कि अगर वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें कोई पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनते हैं, उनको अपेक्षाएं हो जाती है सरकार से कि बाद में हमें ये पद मिले या वो पद मिले। जैसे कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि वो रिटायर्ड होने के बाद लाभ के पद धारण नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है अभी, इसीलिए जो है सुनील अरोड़ा को वो राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, हालांकि उन्होंने शपथ नहीं ली और ना ही उन्होंने वो पद लिया है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तारकुंडे समिति है ना, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 3 समितियां सुधार से संबंधित पूछी गई थी 2019 में। तो आप इस अगर समितियां एक स्पेसिफिक भी पूछी जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। गठन 1974-75 और अध्यक्ष बता दिए अपन ने वीएस तारकुंडे। दूसरी बात, संबंध चुनाव सुधार हेतु, है ना। और सिफारिश, एक मुख्य सिफारिश लिख सकते हैं अपन, चुनाव हेतु मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। इनकी सिफारिश पर ही 89वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। तो उसी में ये ऐसा किया गया था, 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निर्वाचन आयोग में प्रमुख सुधार, है ना। तो निर्वाचन आयोग में कौन कौन से अभी तक सुधार हुए हैं उनको बताना है। तो पहला हमने बता दिया आदर्श आचार संहिता, है ना, वो अभी हाल ही में मतलब 1960 के समथिंग आई थी वो, है ना। और दूसरी ईवीएम का प्रयोग।
तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा और मतपत्र में फोटो, तो ये हमने 3 सुधार बता दिए चुनाव में कौन कौन से हुए हैं हाल ही में, है ना। तो वो बता दिए। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। यहाँ पर अपना जो निर्वाचन आयोग है उसके प्रश्न समाप्त होते हैं। जो 3 नंबर में कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा कर ली। अब हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कौन कौन से संभावित प्रश्न बनते हैं इनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगर ये सीधा 3 नंबर में आया तो आप कैसे लिखोगे? तो डायरेक्ट लिखिए आप, अनुच्छेद 148 के तहत गठन, है ना। जो ऐसे पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करोगे तो ठीक रहेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा चेकर के ऊपर। फिर दूसरा कार्य बता दो, संघ एवं राज्यों की लेखा व संपरीक्षा, ये बता दिया दूसरा कार्य। फिर वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पे डैश लगाना था। ठीक है, ये डैश लगाना है यहाँ पे, और गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में, इतना क्लियर। तो 3 पॉइंट क्या हो गया, वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत गठन है, कार्य बता दिया और वर्तमान में कौन है ये बता दिया, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बाद अब मध्य प्रदेश महालेखाकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सीएजी के अधीन कार्यरत है, तो हमने पहले क्या बता दिया, ये किसके अधीन कार्यरत है, सीएजी के अधीन। दूसरा, स्थापना मई 1985 में और मुख्यालय ग्वालियर। तो ये जो ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, है ना। तो ये भी वही काम कर रहा है, वही काम करता है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनको बोलते हैं, है ना। वही कि किसी किसी की भी लेखा लेखा और संपरीक्षा करना, जो सरकारी उपक्रम है या सरकारी संस्था है या सरकारी आयोग है ना, तो उनकी लेखा परीक्षा करना वो किसके अधीन करता है, सीएजी के अधीन, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन। ठीक है, तो हमने क्या क्या बता दिया, सीएजी के अधीन कार्यरत है मध्य प्रदेश महालेखाकार, स्थापना मई 1985 में हुई थी और मुख्यालय ग्वालियर में, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीएजी के कार्य, है ना। अब सीएजी के कार्य भी पूछे जा सकते हैं कि सीएजी के कौन कौन से कार्य हैं, है ना। तो ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, 5 या 11 नंबर में भी आ सकता है, तो आप उस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सीएजी के कार्य हम क्या क्या लिखेंगे, संघ व राज्यों के वित्त लेखाओं की संपरीक्षा। और जो संघ है, केंद्र और राज्य, जो भी जितने भी राज्य हैं भारत के, उनके वित्त लेखाओं की संपरीक्षा भी सीएजी करता है। संघ और राज्यों की संचित निधि के खर्चों की संपरीक्षा भी सीएजी करता है। और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की जांच या संपरीक्षा और उनसे संबंधित वित्त से संबंधित जो भी संपरीक्षा जांच होती है, उनकी जो जांच है वो भी सीएजी के अधीन आती है। तो ये सीएजी के कार्य हो गए, क्लियर। तो आज के लेक्चर जो है बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से हम जो इकाई 2 है उससे संबंधित कौन कौन से आयोग है उनके 3 नंबर संभावित प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।